गुड आफ्टरनून सर। कौन सी आफ्टरनून गुड हो रही है? यहाँ पे तो सब डिप्रेशन ही चल रहा है। नहीं सो देखो, आज हम क्या पढ़ने, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? रियल गैसेस के बारे में, वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ा था कि नहीं? आज हम क्या पढ़ेंगे? गैसेस जो होती है उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। क्या बोला? गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। कैसे? गैस मॉलिक्यूल पास आएंगे तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट, कंडेंसेशन हो जाएगा, है कि नहीं? तो कब लिक्विड में बदलेंगे बताओ? कौन सी गैसेस इजीली लिक्विफाई होती हैं? जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 होता है, बताया था। और वैन डर वाल कोफिशिएंट के टर्म में कौन सी गैसेस जल्दी लिक्विफाई करेंगी? जिनका ए वैल्यू, मतलब वैन डर वाल कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। तो जिन गैसेस का वैन डर वाल कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दे कैन बी इजीली लिक्विफाइड। सो कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन। गैस से लिक्विड बदलने को क्या बोलते हैं? फिनोमेना को लिक्विफैक्शन के तो पता है। एंड लिक्विफैक्शन अकर्स इफ द वैन डर वाल कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ए होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना लिक्विफैक्शन। इफ ए इज वेरी हाई तो लिक्विफैक्शन हो जाएगा। ठीक है, बताया था ना, ए किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स बताए थे, डिस्पर्जन फोर्सेस पे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पोलराइजेबिलिटी, ये सब बताया गया था लास्ट टाइम। और गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब क्या बताओ? टेम्परेचर मैंने कम कर दिया तो कूल कर दिया ना गैस को, तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे? पास आ जाएंगे। पास आएंगे तो क्या होगा? कंडेंसेशन हो जाएगा, है ना? ठीक है। सो ये दो मेथड्स हैं गैसेस को लिक्विफाई करने के। अब सुनो, एंड्रयूज आइसोथर्म, इसने क्या किया? स्टडी किया प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और इस ग्राफ को बोला गया आइसोथर्म। इस ग्राफ को बोला गया आइसोथर्म। ठीक है, एंड्रयूज आइसोथर्म। इसने क्या देखा? ये ग्राफ प्लॉट किया, देख सकते हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। इस ग्राफ को समझो, यहां से ए है, ये पॉइंट ए है, ए बी सी एफ ई डी ओ, ये मार्किंग मैंने की हुई है, लेबलिंग। ठीक है, अब देखो ए से जब आप बी जा रहे हो, किस टेम्परेचर पे है ये ग्राफ? ये वाला ग्राफ किस पे है? ये वाली लाइन 13.1 डिग्री, 21.5 डिग्री पे ये वाली लाइन है, ये 31.1 डिग्री, 35.5 एंड 48 डिग्री। किसके लिए बना है? ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसने स्टडी किया, एंड्रू ने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी कर रहा था वो, तो उसने उसके आइसोथर्म की स्टडी की। क्या कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करना चालू किया, ए से बी, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? ए से बी कम हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम होता है, तो ए से बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब क्या हुआ? गैस लिक्विड में बदल रही है। देखो इस एरिया में ए से बी में तो वो गैस फेज में था ना, समझ रहे हो? ऐड कर, वो तो छोड़ो, बताओ ए से बी जब जा रहे हैं तो ये गैसियस मीडियम है ना, फिर बी से सी में क्या हुआ? गैस लिक्विड बनना चालू हुई। गैस क्या हुई? लिक्विड बनना चालू है। लिक्विड बनते 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 जब सी पे फाइनली लिक्विड बन गई है, तो उसका देखो वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है यहाँ, है ना? और वॉल्यूम कम हो गया और क्या हो गया? प्रेशर बहुत ज्यादा है ना? इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। तो देखो हो क्या रहा है, क्योंकि भाई लिक्विड बन चुका है ना, वो लिक्विड्स का प्रेशर ज्यादा होगा ना भाई गैसेस से। अब देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ए से बी गई, अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, फॉर कर्व एबीसीडी, ए बी सी डी, एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीज। आप देख सकते हो इधर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना? पहले प्रेशर बढ़ रहा है ना ए टू बी, फिर कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, फिर एकदम से बढ़ रहा है। सो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इस तरफ घट रहा है ग्राफ में। ठीक है, ये बात कह रहा है। एट बी, बी पे क्या हुआ? एट कांस्टेंट प्रेशर, बी पे ही देखो प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट। लिक्विफिकेशन बिगिंस एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस, और यहां से यहां क्या हुआ? लिक्विड बनना चालू हुई गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड बनना चालू हुई। एंड और क्या हुआ उसके बाद? वॉल्यूम बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ? वॉल्यूम बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है वो ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जिनकी डेंसिटी ज्यादा है उनके वॉल्यूम और तेजी से कम होगा ना। अब ये देखो एट सी, अब यहाँ पहुंच गई गैस, ये किस टेम्परेचर बात हो रही है? 13.1 डिग्री पे ही बात हो रही है। अभी सी पे पहुंचे, लिक्विफिकेशन इज यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है, लिक्विड बन चुकी है गैस, है ना? और अब क्या होगा? स्टीपनेस ऑफ CF9, ये जो स्टीपनेस दिख रही है CF9 की, ये क्या इंडिकेट कर रही है? कि लिक्विड बन चुका है और अब वो आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब वो वापस, इट कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड, है ना? उसको कंप्रेस आसानी से क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट पे नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। वॉल्यूम इस पॉइंट पे क्या हो गया? CF9 के लिए कांस्टेंट। तो अब ये कंप्रेस फर्दर नहीं किया जा सकता है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। और AB यानी कि क्या डिनोट कर रहा है? फाइनली हम बोले AB इज डिनोटिंग द गैसियस स्टेट, BC इज डिनोटिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड एंड वेपर। मतलब जब वो गैस कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड में बदल रहे हैं,
पैरेलली इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो रहा है, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल गैस में बदल रहा है और कुछ गैस मॉलिक्यूल भी लिक्विड वेपर लिक्विड में आ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है ना, गैस और लिक्विड में। समझ में आ रही बात, इस मीडियम में गैस मॉलिक्यूल और लिक्विड वेपर्स के लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, वही बता रहे हैं। और जो प्रेशर इसके बीच में है वही वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो तो समझ गए होगा। CF क्या है, लिक्विड स्टेट, CF इज द क्या, लिक्विड स्टेट। तो बताओ AB इज व्हाट, गैस स्टेट, ये इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैस, दैट इज वेपर प्रेशर। एंड देन CF क्या है, लिक्विड स्टेट। ये किस टेंपरेचर पे, 13. इसी तरह से हमने टेंपरेचर बढ़ाया तो आप देखो ये विड्थ कम हो गई, विड्थ कम हुई और वो जल्दी लिक्विड बन गया कि नहीं। टेंपरेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, बोलो, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, है ना, वो जल्दी लिक्विफाई हो गया। अब क्या हुआ, और टेंपरेचर बढ़ाओ, टेंपरेचर आप बढ़ाते गए, ये जो टेंपरेचर है देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग विड्थ जो है 0 हो गई है। ये देखो गैप क्या हो गया, 0 ना, इस पॉइंट पे टच करके जा रही है ना। तो ये किस टेंपरेचर पे, 31.1 डिग्री सेल्सियस। इसको बोला गया क्रिटिकल टेंपरेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जिस पे वो जस्ट टच करके जा रही है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, स्लोप dp/dv 0, dp/dv 0। तो 0 इज पॉइंट ऑफ O इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, dp/dv क्या है, 0 इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसी पॉइंट पे जो टेंपरेचर होता है उसको क्रिटिकल आइसोथर्म यानी कि क्रिटिकल टेंपरेचर कहते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल टेंपरेचर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 31.1 डिग्री सेल्सियस। और बाकी हायर टेंपरेचर पे क्या हो रहा है, इसके भी ऊपर जा रहे हो, जब आप 48 डिग्री पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, द आइसोथर्म्स आर लाइक दोज ऑफ आइडियल गैस। ऐसा लग रहा है, ये देखो P वर्सेस V ग्राफ आइडियल गैस कैसा होता था, ऐसे ही तो होता था, है ना। तो रियल गैस इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। और क्या हो रहा है, एंड एट अ हायर टेंपरेचर मतलब 21.5 पे क्या हो रहा है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, तो क्लियर है। तो ये बस बेसिकली यही है आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बारे में। ये ग्राफ आता है एग्जाम में, आपको पूछ सकते हैं रीजन, हर एक रीजन क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो ये सारे हमने रीजंस डिस्कस कर लिए इस ग्राफ में, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, एनसीईआरटी के, याद रखना, और एग्जाम में आ सकता है, तो ठीक है। तो ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। अब देखेंगे हम क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सब टर्म्स को समझेंगे, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इन तीन टर्म्स को समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा, क्या देखा, जहाँ पे स्लोप क्या हो रहा था, dp/dv 0, तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर था। तो इसको लेकिन फील करने के लिए हम ये समझेंगे, देखो एक लाइन है, यहाँ पे मान लो लिक्विड, वो गैस जो है वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करती है ना, ये मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर है। इस लाइन के नीचे ये लिक्विड होगी और इस लाइन के ऊपर वो क्या होगी, गैस, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे कोई भी चीज गैसियस स्टेट में रहना चाहिए। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस जो है लिक्विड बन रहा है, जिसके ऊपर या ऐसे बोलो जिसके नीचे वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, उसके ऊपर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट व्हिच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलोन। आप इस टेम्परेचर पे आ गए, आपने हल्का सा प्रेशर लगाया और लिक्विड बन गया। जैसे ही गैस को ठंडा करा आपने, कहां तक, TC तक, और हल्का सा प्रेशर लगा दिया, क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में होने लगा। क्लियर हो गया। तो देखिए CO2 का जो हमने पीक देखा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, बताओ, टेम्परेचर क्रिटिकल था ना ये। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, इसके आगे क्या हो गया, लिक्विफिकेशन इजी हो गया, इसके नीचे मतलब ठंडा। और T लेस देन TC पे क्या होगा, गैस लिक्विड फॉर्म में होगी ना, और T ग्रेटर देन TC पे क्या होगा, गैस फॉर्म में होगा। वो सब्सटेंस किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा ना। तो TC इज व्हाट, द टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड, मतलब गैस को ठंडा कर रहे थे और इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, TC पे लिक्विड बनने लगा। कब, हल्का सा प्रेशर लगा दिया आपने उसमें, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या दिया गया, 8A/27RB, ये रटना है। ये कैसे आ रहा है, ये डेरिवेशन हमें नहीं करनी है। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट TC। तो हमने नहीं बोला जो हल्का सा प्रेशर लगा दो TC पे जिससे लिक्विड बन जाए, वही क्या है, TC। एक बार TC पे पहुंच गया तो हल्का सा जो प्रेशर लगाओगे जिससे वो लिक्विड बन जाए, वो क्या है, TC। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर हो वही क्रिटिकल प्रेशर है। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है
जब टीसी पीसी अक्वायर हो चुका है तो जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल है ना 1 मोल ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट व्हाट टीसी एंड पीसी इज कॉल्ड पीसी, मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब इतना वॉल्यूम तो होगा ही तभी वो लिक्विड बन पाएगा। ठीक है, 1 मोल का। ठीक है, तो Vc का फार्मूला क्या दिया गया 3V। तो ये सब तीन फार्मूले तो आपको याद होने चाहिए और ये रट लेना इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा, Pc इंटू Vc अपॉन R इंटू Tc करूं, है ना। तो इन फार्मूले में डालो, ये Pc की जगह क्या डालो, ये Vc की जगह डालो, ये और Tc की जगह ये डाल दो, तो कट कटा के सब सारे कांस्टेंट्स कट जाएंगे और ये मिल जाएगा 3/8, वेरिएबल्स कट जाएंगे 3/8, मतलब ये 0.375 आ गया ना। तो किसी भी गैस का हम बोल सकते हैं दुनिया में कोई भी गैस है उसका ये वाला जो रेशियो है वो फिक्स आएगा 0.375। बट असली में ऐसा हुआ नहीं, आना चाहिए था ना, बट देयर वाज सम डेविएशन फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेड कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए आया हमारा रिड्यूस प्रेशर का कांसेप्ट, है ना, रिड्यूस टेम्परेचर कांसेप्ट, रिड्यूस वॉल्यूम का कांसेप्ट। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। पीआर क्या, रिड्यूस प्रेशर को क्या बोला गया, प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर, मतलब ये डेविएशन दिखा रहा है ना। टीआर टीसी टी अपॉन टीसी, वीआर वी अपॉन वीसी, ये सब तो आपको याद करना। अब जब आपने 1 मोल ऑफ आइडियल रियल गैस की इक्वेशन में डाला, ये मैं आपको लास्ट में बताई थी, ये 1 मोल के लिए होती है गैस की इक्वेशन। तो इसमें जब ये तीनों वैल्यूज डाले गए, वी की जगह आपने क्या डाला, वी की जगह डाला वीआर वीसी, टी की जगह क्या डाला पीआर इनटू पीसी, है ना, और वी की जगह डाला, सॉरी वी की जगह डाला ये, और बस, और टी की जगह क्या डाला, बोलो टीआर इनटू टीसी। तो जब सब्स्टिट्यूट किया तो कट कटा के आपको क्या मिल गया, ये वाली इक्वेशन, और इस इक्वेशन को बोला गया इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो ये बस आपको एज इट इज रटना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहां सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे बहुत घुमा नहीं सकते। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू याद रखना जो निकाले गए, इट इज नॉट इन अग्रीमेंट ऑलवेज विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, है ना, डेविएशन आता है और वो डेविएशन वहां से पता चलता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो। नोट करो आप। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन। वैसे तो ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे ही, है ना, पढ़ाई होगा लिक्विड की, बट यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक कोई लिक्विड है ना, तो जो मॉलिक्यूल अंदर में है उसमें फोर्स हर जगह से लग रहा है ना दूसरे मॉलिक्यूल द्वारा, है ना, या ऐसे बोलो जो पुल है, जो पुल है इस मॉलिक्यूल पे, वो अट्रैक्टिव पुल हर डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं इस मॉलिक्यूल पे, इसको बोलते हैं बल्क। ये मॉलिक्यूल जो अंदर होता है इसको बोलते हैं बल्क में वो, और ये क्या है, सरफेस है ना। तो जो बल्क में मॉलिक्यूल है उसमें फोर्स क्या है, नेट फोर्स 0। अरे अंदर में जो लग रहा है ये मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स क्या है, 0, क्योंकि हर जगह से इक्वल फोर्सेस खींच रहे हैं अट्रैक्टिव।
पर जो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होगा लिक्विड के उस पे नेट डाउनवर्ड ही फोर्स हो सकता है कि नहीं, है ना। एफ नेट यानी कि यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड है और वो जीरो नहीं है, है ना। रेसिडुअल फोर्स यानी कि कुछ तो है यहाँ पे, यहाँ रेसिडुअल फोर्स नहीं थी, जीरो थी नेट फोर्स। यहाँ नेट फोर्स डाउनवर्ड पुल है कि नहीं, यानी कि मॉलिक्यूल के सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल उन सब पे क्या हो रहा होगा, नेट डाउनवर्ड पुल लग रहा होगा, ये सरफेस टेंशन खिंचाव है ना, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, वही है। तो सरफेस टेंशन क्या है, इट टेंड्स टू मिनिमाइज सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन मास ऑफ लिक्विड, ऑफ अ गिवन मास ऑफ लिक्विड। जो भी मास ऑफ, देखो ये इसको अगर नीचे पुल करेगा तो सरफेस एरिया क्या कर रहा है, मिनिमाइज करना चाहेगा, है ना। और वो कैसा, अल्टीमेटली शेप लेना चाहेगा स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल का सरफेस एरिया बहुत कम होता है ना, मिनिमम। तो फोर्स, इट इज द फोर्स इन डाइंग एक्टिंग ऑन सरफेस एट राइट एंगल्स टू एनी लाइन ऑफ यूनिट लेंथ। पता ही है, एक लाइन ये ले लें तो इसके राइट एंगल्स में जो फोर्स है वही क्या है, सरफेस टेंशन, है ना, पर यूनिट लेंथ। तो ये फॉर्मूला गामा क्या है, गामा है सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, क्लियर हो गया। और सरफेस एरिया इज मिनिमाइज्ड, हमने बताया आपको, जब वो खींचेगा नीचे तो सरफेस एरिया मिनिमाइज होगा ड्यू टू इनवर्ड पुल, दैट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। कोई दिक्कत? तो कुछ कॉमन फिनोमेना है जो सरफेस टेंशन पे बेस्ड है, कौन कौन से? स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल। क्यों स्फेरिकल होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स, वही शेप क्यों लेते हैं जैसे वाटर ड्रॉपलेट, स्फेरिकल, बिकॉज एवरी लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, और स्फेयर शेप का सरफेस एरिया मिनिमम है ना। सेकंड क्या, इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन वाटर सरफेस, तो ये भी सरफेस पर वाटर पे वॉक कर लेते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन है, एक मेम्ब्रेन जैसा नहीं खिंचाव आ जाता है, तो उस पे वो आराम से वॉक कर लेता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, एक पिन को आपने सोप मेम्ब्रेन में डाला तो सिंक नहीं करता, उसमें ऐसा लगता है दब गया है, वो चीज। कैपिलरी एक्शन, ये भी मतलब लिक्विड जो राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में, वो भी किस पे बेस्ड है, सरफेस टेंशन फिनोमेना पे। और अपर सरफेस वहां पे कॉनकेव होता है और जो लोअर सरफेस है वो कॉन्वेक्स दिखने लगता है वहां पे, है ना, कॉन्वेक्स। और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट क्या करते हैं, अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज कर लेते हैं, तो उससे वो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं जो डर्ट या जो भी होती है ग्रीस, उसको वो ट्रैप कर लेते हैं और निकाल देते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया मिनिमाइज कर लेंगे ना, ट्रैप कर लिया तो ऐसे। सर, और सरफेस एनर्जी क्या होती है, इट इज द वर्क इन अर्थ रिक्वायर्ड टू बी डन टू इंक्रीज और एक्सटेंड सरफेस एरिया बाय 1 स्क्वायर मीटर। तो आपने जब पिन डाला तो जो वर्क लगा है ना, टू एक्सटेंड इट बाय 1 स्क्वायर मीटर, ऐसा सोचो, इट्स कॉल्ड सरफेस एरिया। सिंपल समझो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो, ठीक है। ये फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, यूनिट्स क्या होंगी ऑब्वियसली, जूल पर मीटर स्क्वायर या अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या चीज है, सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए, टू मेजर सरफेस टेंशन, गामा। स्टैलेग्मोमीटर, अब ये वर्ड प्रोनाउंस थोड़ा स्टैलेग्मोमीटर है ना, इसकी स्पेलिंग अलग अलग जगहों पे अलग है, तो स्टैलेग्मोमीटर है, एंड इट इज बेस्ड ऑन ड्रॉप काउंट मेथड। गामा क्या है, अगर मान लो वाटर है, ये किसका है, सरफेस टेंशन वाटर का, और ये भी वाटर का डेंसिटी है, और ये गिवन लिक्विड की डेंसिटी है, ये जो जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है, तो हम इस लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होगा निकाल लेंगे ना, हमें तो इस लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालना, ये काउंट्स है ना, काउंट, तो आप निकाल लोगे ना ड्रॉप से, ड्रॉप काउंट मेथड मतलब ये ड्रॉप्स है ना, इतने काउंट है तो आपने उसे हिसाब से सरफेस टेंशन निकाल लिया। ये आपको मतलब बस फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में अगर आ गया तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, बुक्स में नहीं मिलता आपको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस टेंशन अफेक्ट कैसे होता है टेम्परेचर पे, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो पुल कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर ज्यादा तो पुल ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन, जो आपके लेवल पे पूछा जाता है, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए जैसा बताया गया, ठीक है। सो नोट डाउन दिस सरफेस टेंशन थिंग, और इसके बाद बस विस्कोसिटी बची है, और फिर खत्म सरफेस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का जो मेन पार्ट है खत्म हो चुका होगा, मतलब खत्म ही पकड़ेंगे उसको, लेकिन हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा रूल्स बताने की कोशिश करेंगे, विस्कोसिटी का। ठीक है, तो अब
हम क्या करेंगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जैसे फ्रिक्शन होता है ना सॉलिड में, आप चलते हो फ्रिक्शन के कारण, है ना, रेजिस्टेंस टू योर मूवमेंट, राइट। तो वही क्या है, विस्कोसिटी। एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से आप आराम से मूव कर पाते हो, ये तो पता ही है ना। तो विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूइड्स के अंदर होती है, स्पेशली हमारे केस में, इस केस में लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैसेस, बट यहाँ पे लिक्विड्स की बात हो रही है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच डिटरमिन देयर रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्या होता है, ये मान लो एक सिलेंड्रिकल पाइप है, तो जो एंड्स पे होते हैं यहाँ पे, उनकी स्पीड कम होगी ना, क्यों, क्योंकि उनको फ्रिक्शन ज्यादा मिल रहा है इससे, वॉल से। इस वॉल से क्या होगा, जो लिक्विड के लेयर्स हैं, हम मान लें लिक्विड फ्लोज इन लेयर्स, तो जो सिलेंडर के जो पास में जो लेयर है उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो उसकी वेलोसिटी मान लो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो जो अंदर होगा x डेल्टा x डिस्टेंस दूर, है ना, मान लेते हैं डेल्टा x डिस्टेंस दूर जो लेयर है, उसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस सम v, ज्यादा होगी ना, यानी कि वेलोसिटी v प्लस v मतलब ज्यादा होगी। तो ये जो डिफरेंस है, इसको हमने क्या बोला, डेल्टा v। इस डिफरेंस को क्या बोला, डेल्टा v, है ना, जो इनको दिस माइनस दिस किया तो मान लो डेल्टा v मिला, और जो लेयर के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा x। तो जो इंटरनल फ्रिक्शन जो हमारा क्रिएट हो रहा है, इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर इन दैट रीजन, है ना, इस बीच में जो भी क्रॉस सेक्शन होगा, और a इनटू डेल्टा v बाय डेल्टा x। मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस टू फ्लो भी बढ़ेगा, है ना, ये तो मतलब हुआ। तो ये, और इसमें जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो क्या हुआ, ईटा, ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, डाइन पर सेंटीमीटर सेकंड, या 1 पॉइसन भी बोलते हैं इसको बोलते हैं 1 पॉइसन के बराबर। सो व्हाट इज 1 डाइन पर सेंटीमीटर सेकंड इज इक्वल टू 1 पॉइस। पॉइसन मतलब पॉइस बोल दो इसको शॉर्ट में, ठीक है। और यहाँ रिलेशंस लिखे हैं पॉइस के मैंने, है ना, पास्कल 0.1 पास्कल सेकंड के रिलेशन, डाइन ये तो पता ही है, और न्यूटन सेकंड पर मीटर में भी, है ना, आप रिलेशन देख सकते हो। तो ये सब तो रटना है। फ्लूइडिटी क्या होती है, इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। मतलब ये रेजिस्टेंस टू फ्लो है तो ये ईज ऑफ फ्लो है, बता रही है। विस्कोसिटी के बारे में हम फिर वापस बात करते हैं। विस्कोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बताओ, अगर थिक लिक्विड होगा क्या होगा, बोलो क्या बोल रहे हो, थिक लिक्विड, हाँ, तो क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा। तो ज्यादा होंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर वो लिक्विड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसके फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, है ना, तो भी क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बढ़ेगी। ब्रांचिंग इन चेन, ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो भी क्या बोलेंगे, मतलब वो मॉलिक्यूल जो है उसमें ब्रांच स्ट्रक्चर बहुत है तो क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी ज्यादा है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम। सिमेट्रिकल अगर होगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम। याद रखना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी क्या होती है, कम। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, लेस डेंस होने लगेगा ना। अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, याद रखना। और प्रेशर बढ़ाने पे फिर मॉलिक्यूल पास आएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विस्कोसिटी के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, नोट कर लो। तो अभी तक हमने क्या देखा, बोलो, स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो अट्रैक्टिव है उनको बोला जाता है वैन डर वाल फोर्सेस, है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस एंड फोर्सेस बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं और ना ही
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स किसे कहते हैं? इनको प्राइमरी बॉन्ड्स भी कहते हैं। एंड देयर इज बॉन्डिंग अट्रैक्शन, जैसे कि आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, इन सब की एनर्जी रेंज किस रेंज में होती है? 30 to 100 किलो कैल पर मोल, या बाइंड ये बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल। किलो जूल में अगर बात करें तो इतनी होती है, ठीक है। तो काफी हाई होती है, इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बोले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं यानी कि इनकी 200 किलो जूल से ज्यादा है बॉन्डिंग एनर्जी। और वीक बॉन्ड्स क्या है? जिनको सेकेंडरी बॉन्ड्स बोलते हैं, और नॉन बॉन्डिंग अट्रैक्शन इनमें होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए और वैन डर वाल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड में लेस देन 42 किलो जूल पर मोल और वैन डर वाल में लेस देन 8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्लियर हो गया? वैन डर वाल फोर्स के अंदर अब क्या था? अभी देखो वीक है, वैन डर वाल क्या है? वीक है। तो वैन डर वाल के अंदर फर्दर आते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल में जो बॉन्ड एनर्जी है वो 1 to 3 किलो कैल पर मोल में है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के लिए कितनी होती है किलो कैल पर मोल में? 30 से 100 के बीच में। और यहाँ पे देखो 1 से 3 किलो कैल पर मोल है, काफी कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। याद रखना, जो डायपोल डायपोल है ना, ये इसी का स्पेशल केस क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? ये देखो, जैसे डायपोल डायपोल में एनर्जी कितनी थी? 1 to 3 किलो कैल पर मोल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में देखो थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, 5 to 8 किलो कैल पर मोल। और वैन डर वाल में जनरली 0.5 to 0.9 किलो कैल पर मोल। तो सबसे कम कौन सा है? वैन डर वाल फोर्सेस, जिसके अंदर ये तीन आते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा डायपोल डायपोल में ज्यादा है, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा है, वीक में। और यहाँ पे नोट क्या लिखा है? आयन डायपोल फोर्सेस आर नॉट वैन डर वाल फोर्सेस, है ना। यहाँ पे जो है, जो आयन डायपोल फोर्सेस है वो वैन डर वाल फोर्स के अंदर नहीं आते, देख सकते हो। वैन डर वाल फोर्स के अंदर हमने डाला है क्या आयन डायपोल को? नहीं। अब सुनो जेई की स्पेशल, ये जेई कॉर्नर है। जेई में क्या आता है? आपको ये पार्ट एनसीईआरटी से रीड करना, स्टार्टिंग पेजेस 2-3 पेजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में है ये, ठीक है, एनसीईआरटी में। लेकिन मैं आपको समराइज करके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो जेई में आ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया था 2015 में, जेई मेन 2015। आयन डायपोल इंटरेक्शन में जो फोर्स होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अरे आयन और डायपोल के बीच में डिस्टेंस मान लो d है, तो फोर्स कैसे वेरी करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d क्यूब। इसी तरह से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में d टू द पावर 4, ये याद रखना है आपको। आयन आयन इंटरेक्शन में d स्क्वायर, ये आपने कूलम्बिक फोर्सेस पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, कूलम्ब्स लॉ में। लंदन फोर्सेस 1/d⁻6, मतलब जितना ये पास लाओगे उतना फोर्स, अरे डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा ना, और बहुत स्ट्रांगली बढ़ेगा, ये कह रहा है d⁻6 में। और वैन डर वाल में और स्ट्रांगली बढ़ेगा जितना पास लाओगे, ठीक है, समझ में आ गया? d⁻7 का ऑर्डर। तो ये आपको पूरी तरह से याद होना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी, ठीक है। तो बाकी आप पहले 2-3 पन्ने पढ़ लेना स्टेट्स ऑफ मैटर के, और थर्मल एनर्जी क्या होती है ये जरूर देख लेना, व्हाट इज थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, हमने कर ली, नोट करो। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल, है ना। एटम और मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं किसी बॉडी में, तो उनके मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या है? थर्मल एनर्जी। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज थर्मल एनर्जी, एंड इट इज बीन फाउंड टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर ऑफ सब्सटेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है। And it is the measure of, thermal energy is the measure of average kinetic energy of a substance and causes motion, and that motion is called thermal motion, ठीक है यार। तो ये पूछ सकते हैं थर्मल एनर्जी और थर्मल मोशन क्या, तो ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एज इट इज इतना बता दोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, इतना है।
सो बाकी एक बार एनसीईआरटी से ये वाला पार्ट रीड कर लेना, थ्योरी है उसमें, और आपको समझ में आ ही जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है ना। आयन डाइपोल, भाई डाइपोल, एक डाइपोल पता ही क्या होता है, दोनों में इंटरेक्शन तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन तो क्या हो गया, एक आयन और एक डाइपोल में इंटरेक्शन होता है। बेसिक बातें तो हमने बताई दी थी उससे पहले, है ना। तो एक बार पढ़ लेना उस पार्ट को, और फिर आपका ये चैप्टर हो चुका है, ठीक है। तो ऑफिशियली हमने अब ये खत्म कर दिया स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसमें एक पार्ट आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी वगैरह, है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। तो वो आप सिर्फ फॉर्मूले उसके याद कर लो, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया, मीन फ्री पाथ हो गया, इन सबके पास फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है ना। वो ज़्यादा जेई मेन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके पास फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है।